अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ मैं आपको आज की इस न्यू एपिसोड में। अपने कपड़ों पर लगे मोतियों की चुभन से उसने कसमसा कर करवट बदली थी। करवट लेने से उसका हाथ मैसम के चेहरे से जाकर टकराया था। अपने हाथों पर उसकी हल्की हल्की दाढ़ी चुभन महसूस करते हुए वो उठ बैठी थी। लंबे लंबे सांस लेती वो अपना तनफ्फुस बहाल करने लगी थी, लेकिन अपने बराबर में मैसम को देखकर उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आना शुरू हो गया। तो उसकी जुबान तालों से चिपक गई थी। वो ना जाने कितनी ही देर अपने ख्यालों में खोई रहती कि मैसम ने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन वो तो अपनी ही दुनिया में गुम थी। उसने आगे बढ़कर अनाबिया का बाजू हिलाया था, जिस पर पहले तो वो ना समझी से देखती रही थी। बचाओ बचाओ, कोई है, वो चीखते हुए बोली। उसे लग रहा था जैसे उसके सामने फिर से जवाद खड़ा उसे हाथ लगा रहा था। मैसम ने आगे बढ़कर उसे थामना चाहा तो वो और ज्यादा बिफर गई। इसकी ये हालत देखकर उसकी आंखों से एक आंसू बेमोल होकर गिरा था। मैं हूँ अनाबिया, मैसम तुम्हारा शोहर। इसने अब की बार इसको कंधे से पकड़कर हिला दिया था। इसका इस तरह अनजान बन जाना किस कदर तकलीफ दे था, कोई इसके दिल से पूछता। मैसम ये कहते हुए वो कुछ होश में आई और इससे ज़रा फासले पर बैठ गई थी। तुम अगर कंफर्टेबल नहीं अब इन कपड़ों में तो फ़िलहाल मेरे कपड़ों में से कुछ पहन लो, क्योंकि अभी तो रात के 12 बज गए हैं और तुम्हारा सामान भी अरीशा और वरीशा के पास है। वो उसे झुंझलाते हुए देखा तो बोल बैठा। इसको थकन की वजह से दिन से सोते हुए ये वक्त हो गया था। अरीशा और वरीशा को भी मुलाजमा ने मुराद साहब के कहने पर खाना वगैरह दे दिया था। जी ठीक है, मैं खुद ले लूँगी, आप परेशान मत हों। कुछ देर बाद वो उसकी अलमारी से एक टी शर्ट और ट्राउज़र लिए वॉशरूम में बंद हो गई थी। चंद मिनट बाद वो अपने गीले बाल टॉवल से बांधे बाहर आई थी। उसने ट्राउज़र के पांचे बड़े होने की वजह से मोड़े हुए थे। काले रंग की ढीली ढाली टी शर्ट इसके घुटनों तक आ रही थी। मैसम को वो कोई क्यूट सी सहमी हुई बच्ची लगी थी जो कहीं गुम हो गई हो और उसे कोई अपना नहीं मिल रहा हो। वो कुछ खाने के लिए है क्या? दरअसल मैंने सुबह का नाश्ता करा हुआ था। तो वो सोफे पर सर झुकाए बैठते हुए बोली, जैसे खाना नहीं किसी जुर्म का एतराफ़ करा हो। ओह सो सॉरी, आई नो, मैं अभी लेकर आता हूँ। अगर तुम माइंड ना करो तो तुम भी चलो मेरे साथ किचन में मुझे कंपनी देने। वो उसको रिलैक्स करने की खातिर बोला ताकि वो भी इससे फ्रीली बात कर सके। उसने अनाबिया को नया नाम भी दे दिया था, अन्नू। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। जी चलिए। वो भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गई थी। तुम यहाँ कुर्सी पर बैठो और बताओ कि क्या खाओगी। इसने निकाह के बाद से अनाबिया को आप कहने का तकल्लुफ़ नहीं करा था। जी जो भी आप बना दें मैं खा लूँगी। वो अपने गीले बालों को पीछे करती हुई बोली। उसे इस तरह के कपड़े पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने अपना लाल दुपट्टा अपने गिर्द लपेटा हुआ था। इसके गीले बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। चलो फिर, रात का बचा हुआ खाना भी है तो उसे ही गर्म कर लेते हैं और शामी कबाब फ्राई कर लेते हैं। वो फ्रिज से सालन का बाउल और फ्रीज हुए कबाब निकालते हुए बोला। इतने अरसे में अनाबिया कुर्सी पर खामोश बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसे तो किचन के काम करने की बिल्कुल आदत नहीं थी। इसी वजह से कबाब फ्राई करते हुए एक छींट उसके हाथ पर आई थी, जिसकी वजह से उसकी आह की आवाज़ आई थी। क्या हुआ आपको, कैसे लगी ये? उसने घबरा कर मैसम का हाथ थाम लिया था। मुझे वो किचन वगैरह के काम करने नहीं आते, तो इसी वजह से शायद ये छींट आ गई है। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेता हुआ बोला। आप मुझे कह देते तो मैं बना देती। आप बताएं कि ट्यूब कहाँ रखी है, मैं लगा देती हूँ। वो घबरा कर अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ा गई थी। मैसम के बताने पर उसने ट्यूब लाकर इसके हाथ पर लगा दी थी, जहाँ इंछाला पड़ चुका था। आप बैठें यहाँ कुर्सी पर आराम से और मैं ये कबाब फ्राई कर देती हूँ। इसने अपना दुपट्टा कमर पर बांधते हुए कुर्सी की तरफ इशारा करा था, जिस पर वो चुपचाप बैठ भी गया था।
کچھ جدید طرز پر بنا ہوا تھا۔ کھلا بڑا کچن جس کی ایک جانب گول میز اور کرسیاں لگی تھیں، کالے اور سفید رنگ کے پینٹ پورے کچن میں ہوا تھا۔ انابیہ کباب فرائی کرتے ہوئے اس کی نظریں مسلسل اپنی طرف محسوس کرتے چٹپٹا رہی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے کباب فرائی کرے اور سالن گرم کر کے میز پر رکھتے ہوئے خود بھی کرسی کھسکا کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ مجھ سے کھایا نہیں جا رہا، تو کیا تم کھلا سکتی ہو مجھے پلیز؟ اس نے دایاں ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا جس پر چھالا بنا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے اس نے یہ کہتے ہوئے میسن کی طرف نوالا بنا کر بڑھایا جسے اس نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھا لیا تھا۔ تم بھی کھاؤ نا، ایک نوالا خود کھاؤ اور ایک مجھے کھلاؤ۔ انابیہ کے پھر سے نوالا کھلانے پر اس نے کہا تھا۔ جی وہ سر ہلا گئی تھی۔ کچھ دیر میسن نے اسے ہاتھ روک کر مزید کھانے سے منع کرا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا تاکہ وہ ٹھیک سے کھانا کھا سکے۔ کھانا کھانے کے بعد انابیہ نے کمرے میں آ کر نظر دوڑائی تو اسے میسن کہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ اپنے روم میں بنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ نیلے اور سفید رنگت سے دیواروں کو پینٹ کرا ہوا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے سامنے ہی LCD دیوار میں نصب تھی۔ بیڈ سے کچھ دور سفید رنگ کا صوفہ سیٹ کے ساتھ ٹیبل رکھی تھی اور اس کے دائیں جانب اسٹڈی روم تھا۔ یہ مراد ہاؤس کا سب سے خوبصورت کمرہ تھا جسے باہر کے ڈیزائنرز نے ڈیزائن کرا تھا۔ وہ میسن کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے بیڈ پر سکون سے لیٹ گئی تھی اور کچھ ہی دیر بعد نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بنے اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر یہاں بیٹھا تھا تاکہ انابیہ پرسکون ہو کر سو جائے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد اس کو بھی اب نیند آنے لگی تو خود بھی اپنے بیڈ پر ایک سائیڈ ہو کر لیٹ گیا اور اپنی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں موند ہو گیا۔